मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय। मैं आज आपको हम शोध में मापन और मूल्यांकन, कल हमने आपको मापन बताया था, आज मूल्यांकन के विषय में बताएंगे। मूल्यांकन क्या है? जैसे कि नाम से ही है कि मूल्य का अंक निर्धारित करना, तो जिसमें मूल्य का अंक निर्धारित होता है उसको मूल्यांकन कहते हैं। मापन में अंक मिलता है और मूल्यांकन में उस अंक का निर्धारण होता है, अंकन होता है, इसलिए उसको मूल्यांकन कहते हैं। एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु और प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। एडम्स कहते हैं मूल्यांकन क्या है कि किसी वस्तु का और प्रक्रिया का एक महत्व निर्धारित करना। जैसे कि हमने बताया था कल भी कि जैसे ए को हमने 60 पॉइंट दिए थे, मार्क्स मिले थे, और बी को 70 मिले थे। और ये तो था उनका अंकन, ये उनको अंक प्रदान हुए थे, तो ये तो मापन हो गया उनका कि उनको हमने हिंदी में 60 मार्क्स दिए और 70 मार्क्स दिए। 60 और 70 के बीच में अब यहाँ पर 10 का जो अंतर है वो क्या है? उसका मूल्यांकन, यानी कि बी 10 से ज़्यादा पाया है, वो फिर ए से ज़्यादा पाया है, तो वो क्या है कि उसका मूल्यांकन 10 अंक ज़्यादा है, यानी वो उससे होशियार है, उसका अंकन हुआ है, उसका गुण निर्धारण हुआ है कि वो होशियार है। ऐसे ही किसी वस्तु का हम जब अंकन करते हैं, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, जो भी है उसका जो हम निर्धारण करते हैं कि जैसे पानी का लेंगे, पानी है, हमने पानी तो ले लिया कि पानी है 2 लीटर, 2 लीटर पानी है, तो वो तो उसका मापन हो गया। अब हम उस पानी को देखते हैं कि पानी शुद्ध है, गंदा है या पीने योग्य है कि नहीं है, तो वो उसका मूल्यांकन हुआ। इसी तरह वस्तु और प्रक्रिया किसी के महत्व को अंकित करना, महत्व को निर्धारित करना मूल्यांकन होता है। माइकलिस के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? जो उद्देश्य है आपकी, उसकी सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। हमें उद्देश्य क्या है कि जैसे कि अभी हमने बताया कि वो बच्चा जो ए और बी के मार्क्स थे, हमने मूल्यांकन किया तो हमें बी को प्रोत्साहित करना है कि वो भी पढ़े और ज़्यादा मार्क्स लाए। तो उनको उनके उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? उनको एक सीमा निर्धारित करनी है कि हमें कहाँ तक उस व्यक्ति को ले जाना है, क्या करना है, या पानी गंदा है तो उसको हमें कैसे शुद्ध करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ जो उद्देश्य की प्रक्रिया है वो मूल्यांकन कहलाती है। तो मूल्यांकन का अब हम बताते हैं मूल्यांकन की विशेषता। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है गुणात्मक विशेषता। इसमें क्या आता है कि गुण दिखाई पड़ेंगे, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, हम उसका निर्धारण करेंगे। फिर हम उसको, दूसरा पॉइंट आता है परिणाम। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आपको, हमें लगता है कि हमने पहले आपका गुण देखा, मार्क्स भी उसमें, गुण में मार्क्स भी आपके आ जाएंगे कि हमें 60 मिले थे, 50 मिले थे, हमें कम मार्क्स मिले हैं, तो हम उसको प्रेरणा देंगे आपको कि जो आप में बुराई है हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको जो मार्क्स कम आया है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है निदानात्मकता। आपको जो आपके में कमी है वो क्यों है, वो हम उसमें देखेंगे कि जो भी कमी है, या जैसे पढ़ने में बच्चा कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, हम उसको देखेंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें, जो मूल्यांकन है वो ज़्यादातर शैक्षिक उसमें ज़्यादा काम आता है बजाय आदमी के, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो निदानात्मक हमने उसका निदान किया कि वो क्यों कमज़ोर है, क्यों है, पानी गंदा है तो कहाँ से इसका स्रोत है, तो क्यों गंदा है, पहले हम उसको देखेंगे। फिर हम उसका उपचार करेंगे कि बच्चे में जो कमजोरी है हम उसको दूर करेंगे, या पानी में जो कमी है उस कमी को हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो उपचार हुआ। सामाजिकता, सामाजिकता में क्या आएगा? सामाजिकता में आ जाता है कि जब हम कहीं जाते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं, वहाँ पर जब हमारा किसी से कंपैरिजन होता है, हम पीछे रह जाते हैं, हमारे पीछे वाले जब आगे निकल जाते हैं, तो हमें वहाँ पर अपना मूल्यांकन करना है, और जो हमसे हायर अथॉरिटी है वो हमारा मूल्यांकन करते हैं कि
इसमें क्या कमी है और हमारे पीछे पीछे वाला आगे कैसे निकला वो हमें भी देखना है, और हमारे वाले जो हमारे ऊपर हायर अथॉरिटी होती है वो भी हमको देखती है कि कैसे इनको ऊपर किया जाए और कैसे जो हमारे आगे वाले हैं वो कैसे आगे निकले हैं। उसमें हमें ज़्यादा फर्क पड़ता है नौकरी में कि जब हमारे से पीछे वाले आगे निकल जाते हैं तो हमें अपना मूल्यांकन करके और उस मूल्यांकन को हमें वहाँ पर सुधारना पड़ेगा कि आप क्यों पीछे रह रहे हैं। फिर विकासात्मकता मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये हमेशा विकास की ओर ले जाता है। जब हमें किसी से हम अपना मूल्यांकन स्वतः ही करने लगते हैं या हमारा मूल्यांकन किसी और से होने लगता है तो हम स्वतः ही विकास की ओर जाते हैं। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तो हमारा विकास भी संभव है, क्योंकि जब हमें किसी से स्पर्धा करने की इच्छा नहीं होगी तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। तो मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि वह हमें विकास की ओर ले जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मूल्यांकन के प्रकार। इसमें आता है योगात्मकता। हमने बताया ये शैक्षणिक में ज़्यादा उपयोगी है, ये शैक्षणिक से ही संबंध रखता है। योगात्मकता में आता है जैसे कि जब हम साल में एक बार परीक्षा लेते हैं तो वो योगात्मक मतलब पूरे साल का हम एक बार निर्णय करते हैं, पर हम इसको मूल्यांकन के प्रकार में सबसे निम्न स्तर का प्रकार मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं आजकल के बच्चों में कि साल में रहने से बच्चों में एक डिप्रेशन टाइप का आ जाता है। वो पढ़ने कुछ समय क्या है वो पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद जब लास्ट में उनका पेपर का नंबर आता है तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या क्या पढ़ूं। तो उसमें जब हमारा मार्क्स आते हैं तो कभी हमारे कम आ जाते हैं, जितना हमें मालूम होता है उससे भी कम आते हैं। तो ये योगात्मकता में है कि साल में एक बार जब हम परीक्षा लेते हैं उसको योगात्मकता कहते हैं। रूपात्मकता में क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तब हमें क्या जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसी समय हम उनके प्रश्न पूछ लें, और उस समय जब बच्चे हमारे प्रश्न का आंसर ना दे पाए तो हमें उसे दोबारा रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमें उसी समय समझ में आ जाता है कि ये बच्चा अभी आंसर नहीं दे पा रहा है तो 2-3 महीने बाद जब इसकी परीक्षा होगी या कहीं भी कंपटीशन में जाएगा तो ये उस समय भी क्या आंसर दे पाएगा। तो हमें उसी समय उसका निदान हो जाता है। तो हमें रूपात्मकता जो है सबसे अच्छा एक प्रकार है इसका मूल्यांकन का, कि हमें पढ़ाते समय ही उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए बच्चों का, उसी समय क्वेश्चन करके उसी समय आंसर लेकर। तो इसको संरचनात्मकता कभी कहते हैं, क्योंकि उसी समय उसकी संरचना हो जाती है। जहाँ हमारी कमजोरी होती है, जिस बच्चे की कमजोरी होती है उस समय हम उसको पकड़ लेते हैं। फिर आता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है कि इसको हमें एक निश्चित अवधि के बाद कुछ टेस्ट उनका मूल्यांकन लेना चाहिए, जो आजकल प्रक्रिया में है। शिक्षा के क्षेत्र में मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होता है, टर्मिनल होते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है कि हमें 3-3 महीने में मूल्यांकन कर लेना चाहिए, और जिससे कि जो भी बच्चा है जो भी एग्ज़ाम के समय उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक निश्चित समय पर उसका हम परीक्षण ले रहे हैं और उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो बच्चे में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और वो उसमें सुधार भी बहुत आता है। फिर आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है कि हमें जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका हमें संपूर्ण जानकारी उसको देनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आजकल थोड़ा सा कम इस पर ध्यान दिया जा रहा है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यापक मूल्यांकन। हम जैसे हिंदी में हैं, हिंदी भाषा का एक उदाहरण लेते हैं कि हिंदी भाषा में हमें 4 कौशल निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। आजकल हम एग्जाम ले लेते हैं, सिर्फ लिखवा कर ले लेते हैं और उसको हम 100 मार्क्स में उसी में दे देते हैं, लिखने वाले में। तो जिससे कि हमारी ये 3 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, वो रह जाता है। जबकि हमारा निर्धारण क्या होना चाहिए? 25 में सुनना, 25 में बोलना और 25 में लिखना और 25 में पढ़ना। तब हमारा निश्चित मूल्यांकन
मूल्यांकन होगा। सही मूल्यांकन तभी होगा जब हम उसको सुनना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। इसमें क्या है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसी समय बच्चे से बोल सकते हैं कि हम किसी भी समय आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा ध्यान से सुनेगा। जब ध्यान से सुनेगा तो जब हम क्वेश्चन बोलेंगे, पूछेंगे तो वो बोलेगा। और उसको हम बीच में ये भी कर सकते हैं, कभी भी उठवा के पढ़ा भी सकते हैं। और लिखना तो हम कराते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और पढ़ना, उसको भी हमें पढ़ने से मतलब उसको हम कभी भी बीच में उठा के पढ़वा सकते हैं कि कोई कविता सुनाओ, क्या है, तो वो उसका उस भाषा पे चारों कौशल पे विकास होगा। तो उसको हम कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। तब हमारा व्यापक मूल्यांकन होगा कि हम नौकरी में भी जाते हैं तो हमारे मार्क्स देखकर कभी कभी हमको नौकरी मिल जाती है, कभी कभी हमें होता है कि रिटन दे के ही नौकरी मिल जाती है। जब तो उसमें क्या है कि हमको पहले रिटन होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, तब हमारा सही मूल्यांकन होगा। उसके बाद आता है हमारा अच्छे परीक्षण के गुण मूल्यांकन के क्या है। विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या है कि जो हमने एक चीज पढ़ाई उसको हमें अगर बार बार हम किसी चीज से पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति से, और हमारा बार बार एक ही आंसर आ रहा है, यानी कि जो हमने पॉइंट बताया था वो सही है, और जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसमें एक ही हमारा बार बार मापन आ रहा है, अंक आ रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, तो वो उसमें विश्वसनीयता बनी रहेगी। वैधता वही है कि जिसमें हमने जिस काम के लिए जो चीज़ निश्चित की है, जैसे हमने अभी पानी का बताया था कि पानी गंदा है, गंदे पानी के लिए हमने एक व्यक्ति नियुक्त किया है, एक पैरामीटर लाए हैं कि पानी को शुद्ध करिए, पर उससे हम पानी शुद्ध ना करके कुछ और कर रहे हैं, पानी शुद्ध करने के लिए हम तीसरा उपकरण अपना रहे हैं, तो उसमें वैधता कम रहेगी। निष्पक्षता हमने कल भी आपको बताया था कि निष्पक्षता में हमें वही करना है, या तो व्यक्तिगत जो हमने बताया था कि हमें इस पर हावी नहीं होना है। जो भी व्यक्ति हमारे पास है, ABC लोग हैं हमारे पास, हमें तीनों के साथ एक सा व्यवहार करना है। A हमारा परिचित है तो हमें A के साथ पक्षपात नहीं करना है, हमें सारे के साथ निष्पक्षता करना है, तब हमारा सही मूल्यांकन होगा और सही गुण का परख होगा। प्रामाणिकता में जो हमने परीक्षण किया है उसका प्रमाण हमें मिलना चाहिए कि ये इस तरीके से हमने परीक्षण किया था, तब उसका ये मूल्यांकन हुआ है, तब उसकी हमें प्रामाणिकता मिलेगी। व्यापकता, जैसे अभी हमने बताया था, व्यापकता की कौशल के सभी पूरे क्षेत्र में, ज्ञान के सभी क्षेत्र में, या जब पानी शुद्ध कर रहे हैं उसके जितने भी उपकरण हैं उसको सही तरीके से करने के लिए पूरे प्रोसेस के अनुसार करेंगे, तभी हमें उसका सही परिणाम मिलेगा। तो वो आता है व्यापकता में। मानकता में वही है, हमें एक मानक अंक निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया है एग्जाम में तो हम निर्धारित कर देते हैं कि 100 अंक हमें होना चाहिए, और जब हम उसमें अपने किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं वहाँ भी एक मानक निर्धारण होता है कि इतने % के लोग होंगे तब हम उसको लेंगे, और उससे % के कम लोग होंगे तो वो क्वालिफाइड नहीं करेंगे। तो ये मानक निर्धारण अवश्य होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या है, एक गुणवत्ता भी खत्म होगी और वैधता भी उसमें खत्म हो जाएगी। व्यवहारिकता, जो हमने मूल्यांकन किया है या मूल्यांकन के लिए जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक रूप में होना चाहिए। जैसे कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में हमने अगर किसी चीज़ की सुधारात्मकता की है और वहाँ खर्च बहुत आ रहा है तो वो लोग उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, या हमने कुछ किसी व्यक्ति के सुधारने का काम किया है और खर्च भी ज़्यादा आ रहा है तो उसमें नहीं। हमें सारी चीज़ों को दृष्टि में रखकर कि हमें वहाँ पर क्या सुविधा उपलब्ध होगी, क्या हम इतना खर्च कर पाएंगे, क्या हम इस पे विश्वसनीयता ला पाएंगे, इन सारी चीज़ों पर पॉइंट निर्धारित कर हमें उसे देखना चाहिए, तब हमारी वो व्यवहारिकता उसमें आएगी। ये था हमारा मूल्यांकन। और इसके बाद कल हम अगले टॉपिक में आपको दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।